हरियाणा में नई सरकार के गठन के साथ ही नायब सिंह सैनी के सामने चुनौतियां आकर खड़ी हो गई। एक तरफ जहां नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, कैबिनेट में तमाम नए चेहरों को भी शामिल किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार जो सरकार बनाई है उससे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में खुद मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती ये बन गई है कि आखिरकार स्पीकर किसे बनाया जाए। हरियाणा में विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर लगातार सियासी गहमागहमी मची हुई है। आपको बता दें कि जींद से बीजेपी के विधायक कृष्ण मिड्ढा, इसके साथ साथ बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा और सफीदों के विधायक राम कुमार गौतम स्पीकर बनने की सूची में शामिल है। यानी कि इन तीनों दिग्गज नेताओं में से किसी एक के नाम पर यहां मोहर लगती हुई नजर आ सकती है। राम कुमार गौतम की बात करें तो वह कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे। विधानसभा चुनाव के बीच में ही चुनाव प्रचार करते वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं इस बार पावरफुल यहाँ विधायक बनना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में मुझे जगह मिलेगी। आपको बता दें कि राम कुमार गौतम वर्ष 2019 में जननायक जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने नारनौंद विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। मंत्री पद को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ 4.5 साल तक यहाँ पर राम कुमार गौतम और दुष्यंत चौटाला के बीच लगातार सियासी बयानबाजियां रही, जुबानी जंग देखने को मिली और अंततः गठबंधन टूट जाने के बाद यहाँ राम कुमार गौतम शांत हो गए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर चंद दिनों पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, किस तरीके से देखती है राम कुमार गौतम को, जो कि जींद की सफीदों विधानसभा सीट से जीत करके आए हैं, मंत्री नहीं बनाया गया है, नाखुश नाराज नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई छोटा मोटा यहाँ पर कोई मंत्रालय या फिर डिप्टी स्पीकर जैसा पद देकर उनकी नाराजगी को शांत किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल राम कुमार गौतम का जिक्र जिस तरीके से आपने किया है, बखूबी दो पार्टियों में रहे हैं राम कुमार गौतम और दोनों ही पार्टियों से आपसी सहमति बनती हुई नजर नहीं आई थी। जननायक जनता पार्टी के भी हिस्से रहे हैं और नारनौंद से उन्होंने जननायक जनता पार्टी के तहत चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी के तहत भी वो चुनाव जीतते हुए नजर आए थे। लेकिन दोनों ही बार अगर हम देखें तो जननायक जनता पार्टी के तहत भी खुद राम कुमार गौतम को उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद सौंपा जाएगा। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और इस गठबंधन के तहत वो मंत्री पद चाहते थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला के जरिए राम कुमार गौतम को मंत्री पद नहीं सौंपा जाता है। आपने बखूबी कहा कि भरे मंच से खुद राम कुमार गौतम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए, यहाँ तक कि उन्हें पूर्वजों के रूप में देखने की बात करते हुए दिखाई दे। ये दर्शाने की कोशिश की कि कैसे सुस्त उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कई बैठकें होती हुई नजर आई दुष्यंत चौटाला संग। उन बैठकों से भी किनारा राम कुमार गौतम ने लगाया और साफ तौर पर देखा जाए तो नाराजगी बंद कमरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे हरियाणा में जग जाहिर हो गया कि राम कुमार गौतम दुष्यंत चौटाला से नाराज है। नाराजगी बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं और भारतीय जनता पार्टी से सफीदों से चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राम कुमार गौतम खुद इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सफीदों से चुनाव अब तक नहीं जीत पाई है, बल्कि राम कुमार गौतम की वजह से ही सफीदों चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं विधायक को दरकिनार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी लगातार कई चेहरों को दरकिनार करती हुई नजर आई, जिसमें हम लगातार जिक्र करते हुए नजर आए थे रामविलास शर्मा का, जो महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक, उनका भी जिक्र यही कहा गया था कि 5 बार के विधायक रह चुके हैं, आखिरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका क्यों नहीं दिया। यही राम कुमार गौतम के साथ भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी तवज्जो देती हुई नजर नहीं आई। इस बीच में उनके बेटे रजत गौतम की बात करें तो वो सामने आ जाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट कर देते हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, पार्टी छोड़ रहा हूँ। लेकिन कुछ ही पल बाद रजत गौतम का एक बड़ा बयान सामने आ जाता है कि पिता को मंत्री पद नहीं मिला इसलिए मैं भावुक हो गया, मैं नाराज हो गया और इस लिहाज से मैंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर दिए। उन बातों से पलटते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर ये कह दिया कि सफीदों की जनता के लिए, नारनौंद की जनता के लिए अगर मेरे पिता को मंत्री पद नहीं मिला है उसके बावजूद भी वो उनसे जुड़े रहेंगे, उनके लिए काम करते रहेंगे। सिर्फ मंत्री पद पाना ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जनता के बीच में जुड़ना, उनका प्यार पाना भी बहुत जरूरत है। तो अब खुद
साफ तौर पर वो दर्शाते हैं कि नाराज भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद अभी भी बरकरार है। और ये उम्मीद आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री तय किया, यहाँ पर मंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हमने ये भी देखा कि उस दौरान उम्मीद थी कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी लेगी, कोई चेहरा सामने आएगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद को लेकर कोई भी चेहरा सामने नहीं आता है। स्पीकर अभी तक नहीं चुना गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें तो सीधे तौर पर यही देखा जाता है कि राम कुमार गौतम की नाराजगी बढ़ती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ते हुए नजर आएंगे। उप मुख्यमंत्री पद की बात करें तो मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। जिस तरीके से विधानसभा का सत्र बुला लिया गया है, 2 दिन तक सत्र चलेगा, 25 अक्टूबर से सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन स्पीकर के पद पर यहाँ पर जिस तरीके से अब तक सहमति नहीं बन पाई है, प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर रघुवीर सिंह कात्यायन को बनाए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं कि 25 अक्टूबर को ही माननीय राज्यपाल जो है उनको शपथ दिलवाएंगे और प्रोटेम स्पीकर होने के नाते रघुवीर सिंह कात्यायन जो है तमाम विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाते हुए विधानसभा में नजर आएंगे। यानी कि क्या नायब सिंह सैनी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी हाईकमान जिस तरीके के आदेश देगी उन्हीं के इम्प्लीमेंटेशन करते हुए नजर आएंगे? क्या अपने आधार पर नायब सिंह सैनी फैसले नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि ये दिखाई देता है स्पीकर का चयन करना कोई इतनी बड़ी यहाँ पर चुनौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर पूर्ण बहुमत है। तो स्पीकर के पद को लेकर के ये लड़ाई जो है ये क्यों देखने को मिल रही है और किन मुश्किलों से इस वक्त नायब सिंह सैनी गुजर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैंने पहले जिक्र किया, कुछ खामियां यहाँ पर नजर आई कि जहां हम उप मुख्यमंत्री पद को लेकर बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तय नहीं किया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अगर हम जिक्र करें तो डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अभी भी यहाँ पर जैसे आपने कहा विधानसभा सत्र शुरू होगा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर भी यहाँ पर फैसला होता हुआ नजर आएगा। नायब सिंह सैनी की आपने बात कही तो हरियाणा में हमने कई वो फैसले देखे जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह को दखल अंदाजी करनी पड़ी। खुद यहाँ पर नायब सिंह सैनी फैसले लेते हुए नजर नहीं आए, चाहे मुद्दा हरियाणा में किसानों का हो, किसानों का प्रदर्शन का मुद्दा हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारा हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के तहत मुख्यमंत्री चेहरे का चुनाव करना हो। हमने कई बार देखा कि पंचकुला में मीटिंग होती हुई नजर आई, गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग का नेतृत्व करते हुए नजर आए, और इस लिहाज से देखा जाए तो जरूरत पड़ती है कि हरियाणा के कई दिग्गज चेहरे, खुद मुख्यमंत्री कई बार दिल्ली का दौरा करते हुए नजर आए, दिल्ली में कई बैठकें हुई, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की जाती है, जेपी नड्डा से मुलाकात की जाती है, और इस मुलाकात के पीछे यही कहा जाता है कि जैसे हम उत्तर प्रदेश में वो तस्वीरें देखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं और उसके बाद दिल्ली पहुंच जाते हैं, और दिल्ली पहुंचने का मकसद है कि उन नामों पर या उन कामों पर आखिरी फैसला क्या होगा वो तो आला कमान ही निर्भर करता है। तो ऐसे ही हरियाणा में भी हम तस्वीरें देख रहे हैं। अब विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले भी एक बड़ा फैसला लेना जरूरी हो जाता है। विधानसभा सत्र के दौरान स्पीकर पद पर कौन बैठता हुआ नजर आएगा, तो ऐसे में जहां राम कुमार गौतम का जिक्र हो रहा है, प्रोटेम स्पीकर की आप बात करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस पार्टी के तहत देखा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर रघुवीर कात्यायन की बात करें तो आप ये देखिए कि जब लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर भी जो चर्चाएं हो रही थी, उस दौरान भी बड़ी गहमा गहमी देखने को मिली थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना नाम यहाँ पर सामने किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के तहत भी यहाँ पर नाम सामने आ रहा था। तो लोकसभा स्पीकर पद को लेकर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने पहले तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था कि हम ओम बिरला को यहाँ पर आगे करते हैं, लेकिन अचानक से ही देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी एक नाम आगे कर देती है। फिर यहाँ पर चुनाव होता है और एक तरीके से ध्वनि मत से ओम बिरला यहाँ पर फिर से लोकसभा स्पीकर पद पर बैठ जाते हैं। तो यही हम तस्वीरें देखते हैं कि चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, चाहे देश की बात क्यों ना हो, हमेशा से जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो चाहती है कि हर तरफ से उनकी ही पार्टी के चेहरे, उन्हीं की पार्टी कहीं ना कहीं वर्चस्व करती हुई नजर आए। तो यही चीजें हम हरियाणा में भी देख सकते हैं, और इसी पूरे मुद्दे को लेकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिल सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा राज्य में
तीसरी बार सरकार बनाते वक्त यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ विधायकों का समर्थन दिखाई दिया और यहाँ नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो नाराज विधायक चल रहे हैं, जिनके बागी सुर दिखाई दे रहे हैं, ये आगामी वक्त में किस तरीके से सरकार को चलाने में अपना सहयोग दे पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।